Hello, my lovely listeners. Welcome back to my channel, Education Source with Neeta Chauhan. As you know, we were doing chapter 3 of 7th class history and अभी हमारा ये जो चैप्टर थर्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसका छोटा सा पार्ट अभी बाकी है जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये राष्ट्रकूट डिवाइडेड द टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल इनटू मैनी राष्ट्र प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रकूटों ने अपने कंट्रोल में जितने क्षेत्र थे, जितने भी रिंस थे, उनको अनेक राष्ट्रों में डिवाइड कर रखा था। द हेड ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड राष्ट्रपति, और हेड जो होता था प्रांत का उसे राष्ट्रपति कहते थे। हिज मेन टास्क वॉज टू मेंटेन द नेशनल पीस एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू। और उनका जो मेन कार्य होता था वो होता था अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भूमि के द्वारा टैक्स कलेक्ट करना, जिसको हम भू राजस्व कह सकते हैं। आगे है विषय, जिसको हम आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। द राष्ट्रकूट डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू विषय। द हेड ऑफिसर वॉज कॉल्ड विषपति। तो राष्ट्रकूटों ने जो अपने राज्य को विष में डिवाइड कर रखा था और विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति कहा जाता था। देयर वर 1,000 to 4,000 विलेजेस इन वन विश, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 1,000 से 4,000 तक गांव होते थे। हिज ड्यूटी वॉज आल्सो टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ राष्ट्रपति, और उसका राष्ट्रपति के आदर्शों का पालन करना ही उसका विष का क्या होता था, विषपति का एक मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भुक्ति, जिसको हम आज के समय में तहसील बोलते हैं। तो राष्ट्रकूट के जो समय था उस समय उसे भुक्ति कहा जाता था। द डिस्ट्रिक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू भुक्तीस, मतलब तहसील्स। कहते हैं कि विषयों को आगे भुक्तियों में डिवाइड किया हुआ था, और इसका जो भोगपति वॉज द हेड ऑफ भुक्ति, और भुक्ति का जो मुखिया होता था उसको भोगपति कहा जाता था। देयर वर 50 to 70 विलेजेस इन ईच भुक्ति, और प्रत्येक भुक्ति में 50 से 70 गांव हुआ करते थे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़ वॉज मैनेज्ड अंडर एन ऑटोनॉमस सिस्टम। यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑटोनॉमस सिस्टम मतलब होता है स्वयं संचालित करना या स्वयं अपने आप को, उसको ऑटो का मीनिंग तो सेल्फ होता है, तो वो उस चीज़ को खुद ही कंटिन्यू करते थे, चलाते थे। तो कहने का है कि नगरों का जो प्रशासन होता था वो स्वयं प्रणाली के अंतर्गत ही कंटिन्यू किया जाता था, मतलब अपने आप ही सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे। द गवर्नमेंट वॉज रन अंडर द लीडरशिप ऑफ नगरपति। नगरपति के अंडर में शासन जो है वो चलाया जाता था। तो अब यहाँ कहने का मतलब नगरपति जो होता था वो नगर का मुखिया होता था, जिस तरह से गांव का मुखिया जो होता था उसे उसको कहा जाता था भोगपति। तो भुक्ति का जो मुखिया होता था उसको भोगपति, और नगर का जो मुखिया होता था उसको नगरपति कहा जाता था। नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी। द राष्ट्रकूट रूलर्स बिलीव्ड इन हिंदुइज्म। जो राष्ट्रकूट थे वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स रिलेटेड टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जो हिंदू देवी देवताओं से ही उनके जो मंदिर होते थे उनका उन्हीं के आधार पर उनका निर्माण किया गया है। तो राष्ट्रकूटों ने हिंदू देवी देवताओं के लिए ही मंदिरों को बनवाया है। जैन टेम्पल्स वर बिल्ट बाय कृष्ण सेकंड। जो कृष्ण सेकंड है उसने जैन मंदिर बनवाया। एविडेंस इज फाउंड, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या फिर सबूत मिलना, रिगार्डिंग द लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर्स। ये कहते हैं कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं वो काफ़ी उदारवादी और प्रगतिशील विचारों के थे, और इन सब के प्रमाण भी मिलते हैं। इन सभी चीज़ों से, इन चीज़ों का हमें एविडेंस मिलते हैं कि हाँ वो काफ़ी उदार और प्रगतिशील, मतलब प्रगतिशील आप कह सकते हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना, यही उनके क्या होते थे, मेन विचार थे। फाइनेंशियल सिस्टम, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूटों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था वो होता था लैंड टैक्स, मतलब भूमि से टैक्स लेना। तो भूमि कर कह सकते हो आप इसे, विच वॉज कॉल्ड उद्रंग, जिसे उद्रंग या फिर हाँ वो कह सकते हैं भोग कर कह सकते हो आप इसे। दिस वॉज यूजुअली द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। ये कहते कि इसमें क्या होता था कि लोग जो उगाते थे, जो प्रोड्यूस करते थे, उसमें उसका चौथा भाग जो है वो ले लेते थे। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन। और ये जो टैक्स होता था ये अनाज के रूप में लिया जाता था लोगों से। तो आप इसको कह सकते हो भू राजस्व। तो आप इस चीज़ में आप समझ सकते हो कि भू राजस्व कई बार पैसों के रूप में ना लेकर उसकी जो उत्पादन होता था फसल का, उसमें से उसका फोर्थ भाग ले लिया करते थे वो लोग। नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में है द राष्ट्रकूट्स हैड अ लार्ज परमानेंट आर्मी। तो राष्ट्रकूटों के पास एक बहुत बड़ी एक स्थायी सेना होती थी। देयर आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर। कंसिस्ट का मतलब उसमें मौजूद थे कौन कौन, पैदल सेना थी, एलिफेंट्स थे, कैवलरी मतलब रथ सेना थी। ड्यूरिंग द वार द फ्यूडरट्रीज आल्सो हैड द राष्ट्रकूट। फ्यूडरट्रीज का मतलब होता है सामंत लोग जो होते थे,
वो युद्ध के समय में जो सामंत होते थे वो उनकी हेल्प करते थे, किनकी, राष्ट्रकूट रूलर्स की, फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंडिंग देयर आर्मीज, अपनी सेनाएं भेजकर। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, राष्ट्रकूट रूलर्स वर ग्रेट पैट्रोन संरक्षण ऑफ द आर्ट। तो कहते हैं कि राष्ट्रकूट जो है शासन के समय जो वो लोग थे वो कला के बहुत ही महान संरक्षक थे। दे हैड बिल्ड मैनी टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, कैलाश टेम्पल बनवाया, बिल्ड अलोरा के गुफाएं बनवाई, और ये सभी जो है फेमस वहाँ की, क्या कह सकते हो आप, कला का एक मुख्य स्रोत रहा है। वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी अच्छा कलाकारी जानते थे वो लोग। दिस टेम्पल इज़ बिल्ड बाई कटिंग ए सिंगल रो, और जिसमें एक चीज़ खासियत ये है कि ये जो मंदिर बने हुए हैं वो एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। द एलिफेंट केव्स वर आल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी काल में जो एलिफेंटा की गुफाएं वो भी बनवाई गई थी। ए पर्सन इज स्टिल एंड थ्रिल्ड बाई लुकिंग एट दीज केव्स, इन ये जो गुफाएं हैं इनको देखकर व्यक्ति आज भी चकित रह जाता है। एंड थ्रिल का मतलब है चकित रहना, चकित रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना है, मतलब शॉकिंग रहना। द राष्ट्रकूट्स हैड पैट्रोनाइज्ड मैनी स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट, राष्ट्रकूटों ने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को भी संरक्षण दे रखा था। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। अमोघवर्ष हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, अमोघवर्ष भी एक बहुत ही महान विद्वान रहे हैं। ही कंपोज्ड ए बुक कॉल्ड कवि राजमार्ग, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कवि राजमार्ग। इट इज़ कंसिडर्ड ए मेजर टेक्स्ट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज, और ये कन्नड़ा भाषा की एक प्रमुख क्या है, किताब या ग्रंथ माना जाता है। जिनसेन रोड फेमस टेक्स्ट आदि पुराण, जिनसेन ने आदि पुराण नामक किताब लिखी। एंड हरिवंश पुराण, और हरिपुराण वंश नामक की किताब लिखी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द राष्ट्रकूट, जो कि राष्ट्रकूटों के द्वारा इनको क्या किया, संरक्षण मिला हुआ है। बुक नेम्ड गणितसर संग्रह कंपोज्ड बाय महावीर आचार्य, महावीर आचार्य द्वारा गणित सार संग्रह लिखा गया। एंड संकट संकटायन, और एक यहाँ पर है नाल चंपू, जो कि नल चप्पू कह सकते हो आप, ये ग्रंथ का ही नाम है जो कि विक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है ग्रंथ रहे हैं। तो मैं आप इस लाइन को दोबारा से आपको वो बता देती हूँ। कहते हैं कि जो महावीर आचार्य हैं उनके द्वारा गणित सार जो है संग्रह लिखा गया, संकटायन का जो अमोघ वृक्ष वृत्ति है वो लिखा गया, और विक्रम भट्ट का एक नल चंपक नामक ग्रंथ है। ये सभी तीनों के तीनों बहुत उस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। Apart from these, the names of the famous scholars of that time include Pampa, Puna and Rana. इनके अलावा उस समय के जो विद्वान, फेमस जो विद्वान थे, उनके नाम है पंपा, पोना और रन्ना। These are considered the three gems of Kannada poetry, और ये कन्नड़ा काव्य के तीन ऐसे मतलब रत्न माने जाते हैं उस समय की। नेक्स्ट है दस वी दैट द राष्ट्रकूट रूलर्स मेड ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट not only in the political field but also in the field of art, literature and administration। कहते हैं कि इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं बल्कि साहित्य और प्रशासन के एरिया में भी उन्होंने काफ़ी विकास किया है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्री पार्टीड कन्फ्लिक्ट, मतलब कहते हैं कि ये जो तीन त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनका परिणाम क्या हुआ लास्ट में। ये तीनों आपस में झगड़ा तो करते रहे कन्नौज के लिए, लेकिन लास्ट में कौन जीतता है। दिस लॉन्ग एंड फियर्स स्ट्रगल्स ऑफ कन्नौज प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द थ्री डायनेस्टीज। कहते हैं कि ये जो कन्नौज के लिए जो झगड़ा चल रहा था, युद्ध हो रहा था, ये लंबे समय तक और एक भयंकर संघर्ष जिसने तीनों राजवंश जिसमें कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे, इनको क्या डिजास्टर मतलब विनाशकारी सिद्ध हुआ तीनों के लिए। ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट दीज थ्री डायनेस्टीज बिकेम वेरी वीक। इसके कारण क्या हुआ, ये तीनों ही राजवंश बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोर से मतलब हम कह सकते हैं धन से, समय से और बहुत सारी चीज़ों से। इवन सो दे कुड नॉट कीप देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज अंडर कंट्रोल, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों के नियंत्रण में भी नहीं रह पाए, मतलब वो जो उनके जो प्रदेश थे उनको भी अपने अंदर कंट्रोल में नहीं रख पाए थे। लेटर द चालुक्यास कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ द राष्ट्रकूट। लास्ट में क्या हुआ था, राष्ट्रकूटों के जो प्रदेश थे उस पर चालुक्यों ने अपना अधिकार कर लिया था। द प्रतिहार किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर किंगडम्स, और जो प्रतिहार राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। इन बंगाल द पाल डायनेस्टी वॉज रिप्लेस्ड बाय द सेन डायनेस्टी, जो बंगाल में पाल वंश था उसकी जगह पर सेन वंश ने ले ली थी। Thus we see that the three-party struggle for Kannauj brought down the three dynasties।
इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कन्नौज के लिए जो ये 3 पार्टियां थी जो संघर्ष कर रही थी, उन तीनों राजवंशों का धीरे धीरे अपने आप में ही क्या हो गया था, पतन हो गया था। मतलब ये तीनों ही शक्तियां अपने आप एक दूसरे को समाप्त करती चली गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।